नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों देखा जाता है कि कोरोना के कारण लोग भयभीत हो चुके हैं, लोग सहमे हुए हैं और खासकर ऐसे पेशेंट्स को और भी डराया जाता है जो शायद हार्ट के पेशेंट हो या बीपी के पेशेंट हो या फिर बाद में डायबिटीज के पेशेंट्स हो, इनको और भी डराया जाता है। तो एग्जैक्टली बात होती है, इम्यूनिटी पावर की बात होती है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय सही है, इसके बारे में चर्चा होती है। और कहीं से आप देखते हो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी बातें फैलाई जाती है और शायद ऑथेंटिक ना हो, लेकिन आज हम एक ऑथेंटिक सोर्स से जानेंगे कि इम्यूनिटी पावर का क्या रोल होता है, पंचकर्मा का क्या रोल होता है। आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और 5000 साल पुरानी विद्या है ये। इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने हमारे इस वर्चुअल इंटरव्यू में इनवाइट किया है डॉक्टर रितु बांगरे को, जो माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की पंचकर्मा हेड है और इनके 4 साल का अनुभव क्या है ये भी हम जान लेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रितु बांगरे का स्वागत करता हूँ। स्वागत है मैडम इस वर्चुअल इंटरव्यू में आपका। थैंक यू सर। मैडम, जैसे कि मैं बता रहा था कि आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग डरे हुए, लोगों को इम्यूनिटी पावर के बारे में बताया जा रहा है, तो कहाँ सही कहाँ गलत है पता नहीं, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो एग्जैक्टली आयुर्वेद पंचकर्म क्या होता है और आपके हॉस्पिटल में यानी माधवबाग हॉस्पिटल्स में इसको किस तरह से कंडक्ट किया जाता है? ओके, जनरली देखा जाए तो आयुर्वेद में जो है पंचकर्म चिकित्सा को बहुत महत्व दिया गया है जी। पंचकर्म जो है आयुर्वेद की इम्पोर्टेंट चिकित्साओं में माना जाता है। तो आयुर्वेद में वैसे 2 चिकित्सा पद्धति बताई गई है। एक होती है शमन चिकित्सा और एक होती है शोधन चिकित्सा। ये जरा तो शमन चिकित्सा यानी तो शमन चिकित्सा यानी क्या है कि जब हम डिजीज को या रोगों को दवाइयां देकर शरीर में ठीक करते हैं, उसे हम शमन चिकित्सा बोलेंगे। पर बहुत बार क्या होता है कि शमन चिकित्साओं से भी डिजीज या कोई रोग शांत नहीं होते हैं। तो वो रोग को हमारे शरीर से बाहर करना, वो रोग के रीजन को, कारण को शरीर से बाहर करना यानी शोधन चिकित्सा। और पंचकर्म चिकित्सा का समावेश ये शोधन चिकित्सा में किया गया है। जी। जैसे जैसे हमें एलोपैथी में पता है कि मेडिसिन और सर्जरी ये 2 ट्रीटमेंट होती है, वैसे ही सेम आयुर्वेद में शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा होता है। तो पंचकर्म को हम जैसे शोधन चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी एक जनरल डेफिनेशन इस प्रकार होती है कि हमारे शरीर से रोग उत्पादित घटकों को शरीर से बाहर कर शरीर में वातादि दोषों को समांतर यानी नियंत्रित रखना, इसे हम शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म के नाम से जानेंगे। तो जनरली हम पंचकर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंचकर्म यानी जैसे ही नाम में बताया गया है, पंच यानी 5, कर्म यानी कार्य। तो 5 जो कार्य है उसे हम पंचकर्म कहेंगे, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य, इन 5 क्रियाओं का समावेश होता है। तो जनरली हमारे शरीर से दोषों को बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए हमारे शरीर में 2 मुख्य मार्ग होते हैं, एक मुख मार्ग और एक गुद मार्ग। तो वमन में दवाइयां मुख मार्ग से देकर उल्टी के स्वरूप में दोष बाहर किए जाते हैं। विरेचन में दवाइयां ये मुख मार्ग से देकर मल स्वरूप में दोष बाहर किए जाते हैं। तीसरा जो है वो बस्ती, जिसमें दवाइयां ये गुद मार्ग से दी जाती है और मल स्वरूप में दोष बाहर किए जाते हैं। और चौथा जो होता है वो है रक्त मोक्षण। कई बार क्या होता है कि आपके शरीर के टॉक्सिन्स जो है ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड को इम्प्योर करते हैं। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जो 4th प्रोसीजर बताई गई है वो रक्त मोक्षण, जिसमें हम कुछ अराउंड 20 to 30 ml ब्लड सीरिंज से या फिर लीच थेरेपी से निकालते हैं। उसके बाद जो 5th प्रोसीजर है वो है नस्य। तो नस्य क्या है कि जिसमें हम दवाइयां नासा द्वार से शरीर शिरोभाग में डालते हैं। मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत भाग की शुद्धि करने के लिए हम नस्य का प्रयोग करते हैं, जिसमें दवाइयां कुछ देर बाद दोषों को लेकर गले में आती है और फिर गार्गलिंग्स करके हम वो दोषों को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार 5 कर्म बताए गए हैं। तो जनरली ये जो हो गया सब आपका शरीर शुद्धिकरण के लिए बताए गए पंचकर्म हो गया। और जैसे माधवबाग आप जानते हैं, तो माधवबाग का नाम सुनते ही आप सबसे पहले हमें हार्ट डिजीज के लिए अगर सुना जाए तो माधवबाग सबसे याद आता है।
तो माधोबाग जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी कार्डियक हॉस्पिटल है जी। तो यहाँ पे हम हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स इसको ट्रीट करते हैं। तो जनरली हार्ट डिजीज जो है हमारे तो हार्ट डिजीज में जैसे कि जिसको चलने या बैठे बैठे सांस लेने में दिक्कत होता है, चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर बहुत पेशेंट को एंजियोग्राफी बताई गई है या किसी की एंजियोग्राफी हो गई है जिन्हें प्लास्टी या बाईपास एडवाइस किया गया है, या फिर प्लास्टी और बाईपास करने के बाद बहुत सारे पेशेंट को फिर से वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उन सभी पेशेंट में हम जो है ये पंचकर्म क्रियाएं करते हैं। तो माधोबाग में जो पंचकर्म किया जाता है वो शरीर शुद्धिकरण के साथ साथ हृदय शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इसको एक स्पेसिफिक नाम हमने यहाँ पे दिया है, वो है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। और इस क्रिया अंतर्गत 4 क्रियाओं का समावेश इसमें होता है। तो सबसे पहला जो है स्नेहन, दूसरा होता है स्वेदन, तीसरा होता है हृदय धारा और चौथा होता है बस्ती। इसको थोड़ा हम जानेंगे। जैसे स्नेहन यानी सेंट्रीपिटल ओलिएशन, मतलब आपके संपूर्ण शरीर को प्रतिलोम दिशा में मसाज किया जाता है। प्रतिलोम दिशा इसमें, तो स्नेहन से आपको फायदा क्या होता है कि आपके शरीर का पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है और साथ ही में वेनस रिटर्न, यानी हमारे हार्ट से 2 नलिकाएं निकलती है, एक जो होता है हार्ट से खून शरीर को पहुंचाता है और दूसरी जो है शरीर से खून हार्ट की तरफ लाता है। तो इस क्रिया में जो होता है, तो जो हार्ट से शरीर की तरफ जाने वाला और शरीर से हार्ट की तरफ आने वाले क्रिया खून सप्लाई को बढ़ाया जाता है स्नेहन के माध्यम से, जिसे हम सेंट्रीपिटल ओलिएशन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो प्रोसीजर होती है वो है थर्मल वैसोडाइलेशन, जिसमें आपका संपूर्ण शरीर, सिर्फ मुख भाग छोड़ के संपूर्ण शरीर एक पेटी में बंद होता है जहाँ औषधि द्रव्यों का काढ़ा होता है। वही औषधि द्रव्यों के काढ़े से आपके संपूर्ण शरीर को स्टीम दिया जाता है और वही आपके शरीर को हेल्प होता है आपके वेसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए। जनरली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर पेशेंट में क्या होता है कि वेसल्स जो है उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कड़क हो जाने लगते हैं। तो उसको इलास्टिसिटी बढ़ाने का काम जो होता है वो स्वेदन से किया जाता है। और थर्ड जो प्रोसीजर है उसमें बताई गई वो है थोरेसिक ड्रिप यानी हृदय धारा। और जो हृदय धारा जो प्रोसीजर है वो आपके छाती पे औषधि द्रव्यों का काढ़ा छोड़ा जाता है जो आपके चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ में आपके चेस्ट प्रेशर कम करने के लिए भी मददगार होता है जी। और चौथी जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मानी गई है वो है बस्ती, जो मेन पंचकर्म होता है। जो बस्ती प्रोसीजर है वो उसे हम पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। मतलब रेक्टली आपके शरीर में ड्रग मेडिसिन छोड़ा जाता है, वो मेडिसिन डायरेक्टली आपके खून में मिक्स होकर आपके हार्ट की तरफ पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से क्या है कि 100 ml मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन आपके गुद मार्ग से दिया जाता है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर आपके हार्ट के पास जाकर 6 घंटे के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। तो इस प्रकार पूरा जो पंचकर्म कर रहे हैं हम, जिसमें हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ाना, हार्ट के फिर वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर हार्ट के मसल्स जो चेस्ट मसल्स होते हैं हार्ट के आजू बाजू में जो सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना और बस्ती से हार्ट का पोषण करना, ये सभी क्रियाएं माधोबाग के पंचकर्म में किए जाती है जी। और उसी के साथ साथ इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, उसके लिए भी पंचकर्म यहाँ पे किए जाते हैं, जिसमें स्पेसिफिक उस डिजीज के हिसाब से दवाइयाँ डाली जाती है बस्ती में। सभी प्रकार की दवाइयाँ जैसे डायबिटीज के लिए या फिर ओबेसिटी के लिए डाली जाती है। उसमें बीपी के लिए एक प्रोसीजर फिर से पंचकर्म में किया जाता है, वो है शिरोधारा, जिसमें आपके शिरो भाग पर औषधि काढ़े से डाला जाता है जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। जनरली स्ट्रेस के वजह से हमें बीपी ज्यादा दिखाई देता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शिरोधारा ये उपयुक्त होता है। और इसी के साथ साथ जनरल, जैसे आपको जनरल प्रॉब्लम्स है जैसे नी पेन है, बैक पेन है, उस पे भी, जैसे जॉइंट पेन के लिए भी बहुत सारी प्रोसीजर्स पंचकर्म में हमारे माधोबाग कोंडाली के हॉस्पिटल में की जाती है। तो जनरल इस तरीके से सभी प्रोसीजर हार्ट और हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर्स को हम माधोबाग में पंचकर्म से
ट्रीट करते हैं। एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक पेशेंट माधवबाग में अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहा है। पहले उस वीडियो की तरफ ध्यान देंगे। मेरा नाम दीपक खरे है। कोविड भी मैं अभी जो कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस कोविड में भी मैं लास्ट 2 टाइम से कंटिन्यूस फॉलोअप के लिए आ रहा हूँ। माधवबाग ने उस टाइम पे सारा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं टिल गेट से। जैसे गेट पे एंट्री करते हैं तो गेट पे आपका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, आपका हैंड सैनिटाइजर कराया जाता है, आपकी गाड़ी का कंप्लीट सैनिटाइजेशन होता है, आपको मास्क कंपलसरी पहनना है। ड्यूरिंग द आपका एडमिशन आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं, फ्रिक्वेंटली आपको सैनिटाइज करना है दैट। और हॉस्पिटल वालों में जो पंचकर्मा है तो वो भी आपका सूट वगैरह पहन के वो काफ़ी प्रिकॉशंस लेके वो कोविड-19 के टाइम पे आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ माधवबाग से। माधवबाग का चाहे आप स्टाफ हो, एक स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्प हो। आप कभी भी बात करो, आपको कम्प्लीटली सपोर्ट मिलता है और बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आधा पेशेंट तो कह सकते हैं किसी नेचर के कारण ठीक हो जाता है। और जो एटमॉस्फेयर है माधवबाग का वो भी बहुत अच्छा है, ग्रीन, काम, पीस। तो पेशेंट जो आता है वहाँ पे वो यहाँ से 100% मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली रिकवर होके ही जाता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माधवबाग एंड माधवबाग टीम। आपने कहा मैडम कि 2 तरीके से मेडिसिन दी जा सकती है, एक ओरल यानी मुंह की मार्ग से, एक गुद मार्ग से। तो गुद मार्ग से देने की कोई विशेष इम्पोर्टेंस है उसका? हाँ, जैसे कि हम ओरली अगर मेडिसिन लेते हैं तो वो बहुत प्रोसेस है। जैसे हमारे सबसे पहले पेट में जाएगा, पेट से फिर छोटी आंतड़ियों में, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर से ब्लड में जाएगा। मतलब जो पाथ होने वाला है उसका वो बहुत लंबा रहेगा। बट हम अगर गुद मार्ग से दवाई देते हैं, जैसे गुद मार्ग से दवाई बस्ती की दी जाती है, तो वहां से क्या है कि बस्ती में वहां पे कुछ ऐसी पेशियां होती है जो डायरेक्टली ब्लड एब्जॉर्ब करके, हाँ, ब्लड में, सॉरी, डायरेक्टली मेडिसिन एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती है और वो तुरंत वहां से आपके हार्ट तक पहुंच जाता है। जैसे एक बोला भी जा सकता है कि फास्टेस्ट रूट है हार्ट की तरफ दवाई पहुंचाने के लिए। अभी आपने देखा कि वो पेशेंट अपने एक्सपीरियंस से सुना रहा था और काफी सिस्टमेटिक तरीके से बात होती है यहाँ पर। इसी से एक बात और याद आ गई मैडम कि जैसे फॉर एग्जांपल जगह जगह आजकल देश में विदेश में हर जगह स्पैस खुले, हेल्थ स्पा खुले हैं। तो आयुर्वेदिक पंचकर्म एक तरफ क्लेम करता है कि ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर योर रेमेडीज, लेकिन साथ साथ में स्पैस भी तो खुले। तो स्पा और आयुर्वेदिक पंचकर्म में क्या फर्क? जनरली हमारे हॉस्पिटल में, जैसे माधवबाग कुंडली हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं जिनको जरूरत होती है, हम एडवाइस करते हैं कि आपको पंचकर्मा करना चाहिए। तो बहुत बार पेशेंट हमको बोलते हैं कि नहीं मैडम, मैं तो पंचकर्मा मतलब स्पा में ही मैंने मसाज और स्टीम बाथ करवा लिया है, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे करवाना चाहिए। तो जनरली उन सभी लोगों को या फिर सभी का मैं एक कंफ्यूजन क्लियर यहाँ पे करना चाहूंगी कि होता क्या है, स्पा में जो आप स्टीम बाथ या मसाज करवाते हैं वो कम्प्लीटली आपके बॉडी रिलैक्सेशन के लिए होता है। वहां पे कोई भी आपको डिजीज का कोई भी ट्रीटमेंट किया नहीं जाता है, सिर्फ आपके बॉडी से थकान दूर करने के लिए किया जाता है जी। पर जनरली पंचकर्म जो है स्पा में होने वाले स्टीम बाथ या मसाज से बहुत ही डिफरेंट है। जैसे पंचकर्म के बारे में अभी मैंने आपको सभी डिटेल दिए हैं, लेकिन काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पंचकर्मा यानी सिर्फ और सिर्फ मसाज और स्टीम बाथ ही होता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी पहले ही आपको पंचकर्मा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो लेकिन जो मसाज और स्टीम बाथ होता है ये पंचकर्म के पहले किए जाने वाला कर्म होता है, जिसे हम पूर्व कर्म भी कहते हैं। पूर्व कर्म यानी क्या कि पंचकर्म करने के पहले जो कर्म करना जरूरी होता है उसे हम पूर्व कर्म कहेंगे। बिना स्नेहन और स्वेदन यानी मसाज और स्टीम बाथ के बिना कोई भी पंचकर्म हम नहीं कर सकते, इसलिए वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इससे हमें पंचकर्म में लाभ क्या होने वाला है, तो जनरल जैसे स्नेहन यानी मसाज आपका किया जाता है पूरे बॉडी का, तो वो जो मसाज होता है आपके बॉडी का एक तो प्रतिलोम या अनुलोम, मतलब हेयर्स नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आपके प्रकृति के हिसाब से हम बताते हैं, वैसा मसाज किया जाता है। जिसका फायदा ये होता है कि जनरल होता क्या है कि पंचकर्म हम जब करते हैं तो दवाइयां हम पेट में दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो दोष होते हैं वो शरीर में हर तरफ फैले हुए हैं।
तो वो दोष जो है, फैले हुए दोषों को फिर से पेट में लाना और फिर बाद में पंचकर्मा के माध्यम से निकालना, यही स्नेहन स्वेदन का काम होता है। तो मसाज से जो दोष आपके टॉक्सिन्स आपके शरीर में फैले हुए हैं उनको पेट में लाया जाता है। स्वेदन से उसको पिघल जाते हैं वो टॉक्सिन्स और रक्त वाहिनियों में, खून में, ब्लड में मिक्स होकर आपके पेट में आते हैं। उसके बाद हम आपको पंचकर्मा में से बस्ती या विरेचन प्रक्रिया करवाते हैं, जिसकी वजह से वो अशुद्धियां आपके पेट से, शरीर से बाहर की जाती है। तो इस प्रकार डिफरेंस ये होता है कि स्पा में रिलैक्सेशन के लिए की जाने वाले होते हैं स्टीम बाथ और मसाज, और यहाँ पे हम जो पंचकर्म करते हैं, स्नेहन स्वेदन, मसाज, स्टीम बाथ करते हैं, वो कम्प्लीटली पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। उनके तकलीफों के हिसाब से, उनके प्रकृति के हिसाब से बताया गया रहता है। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस है दोनों की। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आमतौर पर जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स कहिए या डायबिटीज के पेशेंट्स कहिए या बीपी के पेशेंट्स कहिए, कहा जाता है कि इनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई, और इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है जिसे हम कहते हैं, तो इनको ज्यादा खतरा रहता है कि कोरोना वायरस जैसे बीमारी जल्दी पकड़ ले। तो आयुर्वेदिक पंचकर्म में ऐसी कौन सी मेथड या कौन सी ये खासियत है कि इस वजह से इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सकती है उससे और इन पेशेंट्स को राहत मिल सकती है? जैसे अभी हमें इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता, इसके बारे में ज्यादा सुनाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकारक क्षमता मतलब क्या। तो हमारे शरीर की कोई भी रोग या जंतु से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही हम रोग प्रतिकारक क्षमता बोलते हैं। उसके दो प्रकार होते हैं, एक नेचुरल मतलब हमारे शरीर में पहले से ही जो अवेलेबल होती है, और दूसरी जो होती है एक्वायर्ड मतलब हमें बाहर से मिली हुई। जैसे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, पंचकर्मा करवाते हैं, तो इन प्रोसीजर्स के वजह से जो हमें मिली हुई रहती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर बोलेंगे। तो जनरली होता क्या है कि इम्यूनिटी पावर लो होना मतलब क्या है कि अगर किसी का इम्यूनिटी पावर लो होता है तो उसे थोड़ा सीजन चेंज होने के बाद या कहीं बाहर जाने के बाद, कंफर्ट जोन के बाहर जाने के बाद इफेक्ट हो जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, तो मतलब उनकी इम्यूनिटी पावर लो है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वो पर्सन टू पर्सन वैरी होती है। मतलब बचपन में हमने हमारे किसी जंतु के साथ, जीवाणु के साथ जितना संपर्क आया हो उसके हिसाब से वो डिपेंड होती है। तो इसीलिए किसी को इफेक्ट होता है सीजन चेंज होने का और किसी को नहीं होता है। तो जनरली होता क्या है, हमारे बॉडी में कुछ संरक्षक होते हैं हमारे बॉडी के, वो क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी डिजीज आने के बाद उसके अपोज में एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनवा देते हैं, और फिर वो एंटीबॉडीज के पास मेमोरी होती है कि फ्यूचर में अगर आपको वही प्रकार का डिजीज फिर से होता है तो फिर उसके खिलाफ वो लड़ सके, तो वो एंटीबॉडीज बन जाती है, और इसे ही हम रोग प्रतिकारक क्षमता बोलते हैं। अभी आपने जैसे कहा कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ये सभी प्रॉब्लम हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे अभी सभी में बताया गया है कि इम्यूनिटी पावर जैसे बच्चों की या ओल्ड एज पेशेंट की या फिर कोई सीवियर डिजीज से पहले से ही परेशान हो, उन लोगों में इम्यूनिटी पावर लो है। तो जनरली पंचकर्मा में, जैसे माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में, जैसे आपको पहले ही बताया है मैंने कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और बीपी के लिए पंचकर्मा करवाए जाते हैं, जिससे आपको ये डिजीज रिवर्स करने में मदद होगी, रिवर्स होने में या फिर उसके मेडिसिन कम होने में, नियंत्रित रखने में आपको मदद होगी। माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में उसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार के पंचकर्मा भी करवाए जाते हैं। उसी के साथ साथ जनरली हम देखते हैं कि हमें कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन हमें लगता है या फिर नेजल इन्फेक्शन हमें लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जंतु हमारे शरीर में एक तो नाक से या फिर मुंह से प्रवेश करते हैं। तो उसी के लिए पंचकर्म में गंडूश और नस्य, ये बहुत अच्छी प्रोसेस बताई गई है, जिसमें दवाइयां डाल के हम थ्रोट इन्फेक्शंस को शरीर से बाहर कर सकते हैं। और जनरली अभी तक के मतलब देखा जाए तो कोरोना पेशेंट से जो भी प्रभावित हुए हैं, तो वो पेशेंट में देखा है तो उनके शरीर में थ्रोम्बोसिस बन रहा है। थ्रोम्बोसिस यानी क्या कि खून की गुठली, और ये खून की गुठली बन रही है तो आपकी ब्लड वेसल्स कड़क होने की वजह से। तो जनरली इसीलिए जो पंचकर्मा हम करवाते हैं माधोबाग में, तो उसमें
जो स्वेदन प्रक्रिया करवाते हैं, तो स्वेदन प्रक्रिया का काम होता है कि आपके एंडोथेलियम का प्रोटेक्शन करना। तो इसीलिए स्वेदन प्रक्रिया से आपकी ब्लड वेसल्स की जो लचीलापन है वो फिर से वापस ला सकते हैं। साथ ही में स्नेहन, जैसे हमारा जो संरक्षक, पहला संरक्षक त्वचा को मानते हैं हम, तो त्वचा को ही स्नेहन यानी उसके आवश्यक उपयुक्त तेल से मसाज करवाना, ये सभी चीजें उसमें आते हैं जो आपको मदद करते हैं आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। बहुत ही सुंदर जवाब दे रही मैडम आप, और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। तो इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि महामारी के कारण, कोरोना वायरस के कारण कई लोग निकलना पसंद नहीं करते, और अगर निकले तो डर है कि इन्फेक्ट ना हो जाए, पॉजिटिव केसेस ना आ जाए। तो इन हालातों में माधवबाग में आना कहाँ तक सुरक्षित होता है, और अगर क्या माधवबाग में वो तमाम प्रोटोकॉल्स जो WHO ने लेआउट किया उसको फॉलो किया जा रहा है, और किस कॉन्फिडेंस से पेशेंट माधवबाग में आए? जनरली जैसे कि अगर कोई पेशेंट ने अभी डिसाइड कर लिया है कि मुझे माधवबाग जाना है, माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है, तो क्या होता क्या है, वो पेशेंट से हम कांटेक्ट करते हैं। वो पेशेंट से कांटेक्ट करने के बाद हम पहले फोन पे ही उनके रिपोर्ट्स जो है व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं। रिपोर्ट्स जैसे ही हमें मिल जाते हैं तो हमें वो पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद जो है हम वो पेशेंट को वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, जिसके माध्यम से हम पेशेंट को देख सकते हैं, उनकी सभी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो कंसल्टेशन के बाद हम पेशेंट को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, और फिर उसके बाद हम पेशेंट को हॉस्पिटल में बुलवाते हैं। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो गेट पर ही उनका टेम्परेचर, सैचुरेशन, ये सभी चीज हम चेक करते हैं। उनको कुछ दिनों में फीवर की हिस्ट्री या कुछ कफ की हिस्ट्री है क्या, ये सभी चीजें चेक करते हैं, या कहीं बाहर से उन्होंने ट्रैवलिंग किया है, ये सब चीजें हम वहां से उन फॉर्म पे ही उनसे साइन करवा लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही पेशेंट कैंपस में आता है उसको मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत कंपलसरी होता है। उसके पहले उनका हैंड वॉश किया जाता है। उसके बाद पेशेंट कैंपस में आते हैं तो उनके साथ जो भी रिलेटिव्स है उनको वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है। उसके बाद पेशेंट आता है ओपीडी में, तो पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, तो डॉक्टर्स या रिसेप्शनिस्ट सभी जो लोग हैं पीपीई किट में वहां पे अवेलेबल रहते हैं, और टाइम टाइम पे सैनिटाइज करते रहते हैं सभी चीजों को। और बाद में जैसे ही वो पेशेंट कि कुछ हम जैसे टीएमटी करवाते हैं पेशेंट को, कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, टीएमटी, बीपी, तो इन सभी मशीन्स को भी हम डिसइंफेक्टेड करते रहते हैं बार बार। उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं हम पेशेंट का होने के बाद। उसके बाद जो होता है पेशेंट, जैसे ये सब चीजें हो गया उनका चेकअप के रिलेटेड। अगर पेशेंट को पंचकर्मा एडवाइस किया गया है तो उसके लिए पेशेंट जैसे ही आते हैं पंचकर्मा के बिल्डिंग में, तो सबसे पहले पेशेंट को सैनिटाइजर देकर उनका हाथ सैनिटाइज करवाया जाता है, मास्क ग्लव्स उनको पहनने देते हैं। उसके बाद पेशेंट के जब रूम में जाता है पंचकर्मा रूम में, तो पंचकर्मा थेरेपिस्ट जो है पूरे पीपीई किट में वहां पे उसका पंचकर्मा करवाता है, और उसके बाद उसके लिए उसके जो भी सामान वगैरह है वो प्रॉपर रखवाया जाता है। तो सभी इस प्रकार से उनके लिए केयर की जाती है। पेशेंट अगर अपने यहाँ पे एडमिट रहते हैं तो कैंटीन में, जैसे जनरली पेशेंट पहले कैंटीन में खाना खाते थे, बट अभी क्या है कि हम पेशेंट को उनके रूम पे ही खाना प्रोवाइड करते हैं। जो खाना लेकर जाने वाला होता है वो भी खुद पीपीई किट में होता है, और जनरली हम सोशल डिस्टेंस पेशेंट का मेंटेन करते हैं यहाँ पे कि उनके, और योगा जो करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, वो भी कुछ बैचेस में एक्सरसाइज करवाते हैं, और योगा जो है उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाते हैं। तो ये सभी चीज प्रकार की उनके लिए केयर हम करते हैं। तो बिल्कुल आप बिना कोई चिंता करे माधवबाग के कोंडाली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने आ सकते। डरने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास तमाम सुविधाएं हैं और उसको आप फॉलो कर रही हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, जो माधवबाग में किस किस्म के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, किस किस्म के हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है वहां पर। पहले एक वीडियो पर नजर डालते हैं और फिर आगे बढ़ते। हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपकी, आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा
हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। इसके बाद मैं जानना चाहता हूं मैडम कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज में कहिए, शहरों में कहिए, गांव में कहिए, लोगों का बहुत आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है। जॉबलेस हो गए लोग, बेरोजगार हो गए हैं, और अलावा इसके और भी कई सारे फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए हैं लोगों में। तो एक कॉमन मैन काफी सहमा हुआ है, और इवन अगर वो बीमार भी हो जाए तो वो शायद उतने पैसे खर्च नहीं कर पा रहा जितनी खर्च करनी चाहिए उसने। तो माधवबाग के पास ऐसे कंडीशंस के लिए कोई प्लान है फाइनेंशियल बर्डन कम करने का पेशेंट्स के? जनरली जैसे अगर कोई पेशेंट है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, तो जनरली हमारे जो प्लान्स है तो वो सभी प्लान पे बहुत अच्छी छूट जो है आप सभी को दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट की आर्थिक स्थिति नहीं होती है तो उनके लिए हमारे पास एक लिक्विड लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है जी, जहाँ 0% प्रोसेसिंग फी, 0% इंटरेस्ट के साथ आपको वो लिक्विड लोन अवेलेबल किया जाता है, जिसमें EMI के द्वारा आप वो लोन फेड सकते हैं, जिसमें आप कुछ धीरे धीरे वो लोन चुका सकते हैं। और उसी के साथ साथ जनरली आपको हमारे पैकेजेस में भी अच्छी खासी छूट दी गई है। और एक हमने उन्हीं के लिए उनको कंसिडर करके ही एक प्रोग्राम जैसे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, जिसके चलते एक इम्यूनिटी बूस्टर किट के साथ हम उनको एक 5 कूपन, पंचकर्मा के कूपन फ्री दे रहे हैं, जिसमें कूपन में 50% डिस्काउंट हम उनको दे रहे हैं। सभी पंचकर्मा पे जो उनको एडवाइस किया गया उस पंचकर्मा पे उनको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और साथ ही में एक डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री है। तो ये सब चीजों का लाभ वो ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ अच्छे ऑफर्स भी अवेलेबल रहते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपके एक 6 डे रेजिडेंसी ट्रीटमेंट है, मतलब माधवबाग रेजिडेंस ट्रीटमेंट, ये क्या होता है? फॉलोअप एक्शन कैसे लिए जाते हैं? पेशेंट्स को इन 6 दिनों में क्या फायदा हो जाता है, या उनको क्या बेनिफिट्स है जिस वजह से वो इस ट्रीटमेंट का फायदा उठाए? जनरली माधवबाग में जब पेशेंट आता है
तो माधोबाग में हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो होता है हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स यानी क्या कि जिसके वजह से हार्ट डिजीज हो सकता है, तो वो होते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल। जी। अब मैंने ये सभी जो डिजीज बताए हैं आपको, ये सभी डिजीज जो है आपके लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज है, मतलब आपके गलत जीवन शैली के वजह से आपको ये डिजीज हुए। तो क्या होता है, लाइफस्टाइल गलत होना मतलब क्या, तो आपके 3 घटक जो है आपके जीवन शैली के, वो गलत होना। उसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका आहार, दूसरा है विहार यानी एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना, तीसरा जो है वो है स्ट्रेस। तो ये 3 घटक जो है आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो जनरली माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जब हम पेशेंट को, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो उनपे हम पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट यूज करते हैं। अब पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट यानी क्या, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, उसके जो 3 घटक बताए हैं लाइफस्टाइल डिजीज के, वो 3 घटकों पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका डाइट मेंटेन करना। तो इसके लिए माधोबाग में 4 प्रकार की डाइट किट बनाई गई है। उसमें डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए और ओबेसिटी के लिए, ऐसे 4 डाइट किट वहाँ पे बताई गई है, जिसमें आपको क्या खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में डिटेल बताया जाता है। दूसरा जो होता है आपका एक्सरसाइज, जिसमें आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। जनरली होता क्या है कि सभी को पता है एक्सरसाइज करना है, पर क्या कि पेशेंट हार्ट डिजीज का हो, लो एफ का पेशेंट हो, तो भी वो अगर आधे घंटे चलने जाता है, उसको सांस फूल कर आती है, तो उसके लिए वो उतना चलना जरूरी नहीं होता है। तो हर पेशेंट को उसके कैपेसिटी के हिसाब से, उसके डिजीज के हिसाब से कितना चलना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में हम उनको डिटेल नॉलेज देते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है स्ट्रेस। अभी देखा जाए तो सभी बीमारियों का मेन रीजन जो है स्ट्रेस ही माना जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए माधोबाग कुंडाली हॉस्पिटल में हम जनरली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सभी का साथ लेते हैं। उसके बाद जो है आयुर्वेदिक दवाइयां उनको देते हैं, और बाद में जो लास्ट जो होता है वो पंचकर्म ट्रीटमेंट। तो इस प्रकार से पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। तो जनरली 6 दिन के लिए जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, तब सबसे पहले एडमिट होते ही हम उसका टीएमटी टेस्ट या फिर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। उसके बाद 6 दिन में उसको ये पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, जिसमें इन सभी चीजों का स्ट्रिक्टली उनसे फॉलो करवाते हैं। पेशेंट भी बहुत अच्छे से वो सब चीजें करता है, वो चीजों को एडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद क्या है कि पेशेंट उसको अच्छे से कर लेने के बाद और 6th डे डिस्चार्ज के दिन हम पेशेंट का फिर से वही इन्वेस्टिगेशंस रिपीट करवाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो या फिर टीएमटी टेस्ट हो। तो हमें दिखाई देता है कि अगर पेशेंट पहले दिन 5 मिनट चलाओ या 6 मिनट चलाओ, तो डिस्चार्ज के दिन 11-12 मिनट तक टीएमटी टेस्ट पे चल पाता है। या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट हो, जो मतलब कई पेशेंट ऐसे होते हैं, सभी तो नहीं लेकिन कई पेशेंट इंसुलिन पे है या फिर कोई मेडिसिन पे है, तो कुछ पेशेंट की इंसुलिन का डोज कम हो जाता है या इंसुलिन खत्म हो जाती है, मेडिसिन कम हो जाती है, बीपी की मेडिसिन कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस हमें फर्स्ट डे और 6th डे में दिखाई देता है कि पेशेंट जब 6 डेज की रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट लेता है, तो ये सभी चीजों को एडॉप्ट करता है, और साथ में एडॉप्ट करने के साथ साथ पंचकर्म उसके जो होते हैं दिन में, वो पंचकर्म उसको ये सब चीजें रिवर्स करने के लिए बहुत मदद करती है। जी, वैसे एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे, जो शायद अभी आपने जो ट्रीटमेंट किया 6 डे ट्रायल ट्रीटमेंट था, उसी से मिलता जुलता है। वो ये है कि माधोबाग में राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट कुछ ऐसा स्पेसिफिक शेड्यूल होता है, दिनचर्या होता है, जिस वजह से पेशेंट्स क्या उनके रिलेटिव्स को भी फायदा पहुंच जाता है वहां रहने के बाद? जैसे कि माधोबाग में हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांतों पे हम यहाँ पे कुंडाली हॉस्पिटल में सब ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो जनरली पेशेंट जब हमारे यहाँ पे एडमिट होता है, तो उसको सुबह 4:30 बजे उठाया जाता है। अब ये क्यों है, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। जैसे 4:30 बजे अगर पेशेंट उठता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, क्योंकि वो मुहूर्त पे वो टाइम पे हमारी बॉडी टॉक्सिन्स बाहर करने के लिए रेडी रहती है। इसीलिए हमारे शरीर से मल बाहर निकालने का वो बहुत अच्छा समय रहता है।
तो 4:30 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त पे पेशेंट को उठाया जाता है। उसके बाद उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती है, जिसमें उसका अंजन, नस्य प्रोसीजर, दंत धावन प्रोसीजर, ये सभी प्रोसीजर्स होती है। उसके बाद जो है पेशेंट को एक्सरसाइज करवाई जाती है उनके उनके कैपेसिटी के हिसाब से। उनके बाद जो होता है उनको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब चीजें करवाया जाता है। उसके बाद उनको पंचकर्म करवाया जाता है। बाद में पेशेंट लंच वगैरह लेता है। उसके बाद उसके बीच में एक बार पेशेंट का हवन भी होता है। जनरली हवन जो है करवाते समय जो हवन की सामग्री होती है वो सभी मेडिसिन होती है। तो वहां से जो धूप निकलता है वो धूप जो होता है हमारे चेस्ट मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो भी मेडिसिन वहां पे डाली जाती है, तो उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। उसके बाद जो होता है आपका इवनिंग सॉरी आफ्टरनून में लेक्चर लेते हैं हम। तो पेशेंट को उनके डिजीज के बारे में, उनके सभी चीजों के बारे में हम बताते हैं। उनके सब चीजें, डिजीज कैसे रिवर्सल हो सकता है, डिजीज का कारण क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम उनको मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद फिर से उनकी इवनिंग एक्सरसाइज होती है। फिर शाम का एक पंचकर्म होता है, वो होता है। उसके बाद पेशेंट का गेट टुगेदर होता है, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए पेशेंट के जो क्वेश्चंस है वो हमसे पूछेगा या फिर पेशेंट के कुछ क्वेश्चंस हम उन्हें पूछेंगे। तो इन तरीकों से हमारा थोड़ा गेट टुगेदर होता है। फिर उसके बाद जो है पेशेंट 8 साढ़े 8 बजे सोने चला जाता है। तो इस तरीके से पूरा हमारा शेड्यूल फिक्स होता है। हाँ, रूटीन फिक्स होता है कि सुबह उठने के बाद पेशेंट दिन भर क्या करे और शाम में क्या करे। तो ये सब चीजें फिक्स होती है यहाँ पे। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि माधोबाग की ओर से एक बहुत बढ़िया ऐप डेवलप किया गया है जिसे MIB पल्स कहा जाता है। और MIB पल्स आप किसी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप उसमें आपके जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप नोट करके अपने नियरेस्ट माधोबाग हॉस्पिटल या क्लिनिक के पास जाके वहां से आप सलाह मशवरा कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है इनका। अगेन एक मानव सेवा है। और न केवल आप आपके प्रॉब्लम्स उसके जरिए सॉल्व कर सकते हो, साथ ही साथ आपका समय बचेगा, आपका ट्रैवल बचेगा। और इतना ही नहीं, उसमें एक इम्यूनिटी स्कोर कार्ड भी है जिसमें से आप आपकी इम्यूनिटी पावर को समय समय पर जांच कर सकते हो। मैडम, चलते चलते एक मैसेज आपकी तरफ से मिल जाए। जैसे अभी आपको सर सभी ने बताया है कि MIB पल्स ऐप के बारे में। तो MIB पल्स ऐप में आप जनरली हम भी पेशेंट को फॉलो पेशेंट को यूज करने बोलते हैं, जिसमें फॉलो पेशेंट जो है हमारा उनके डेली के पैरामीटर्स जो है उसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट से घर पे भी कंटिन्यू टच में रहते हैं। उसके बाद पेशेंट जब फॉलोअप के लिए आता है तो हमें उनके पैरामीटर्स ट्रैक करना बहुत इजी हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जनरली ये ऐप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको डाइट रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड सभी अच्छे वीडियोस वहां पे मिलेंगे। उसी के साथ साथ जैसे इम्यूनिटी स्कोर है, तो आपका अभी फिलहाल में क्या मेडिसिन है, कुछ उसमें इम्यूनिटी स्कोर अगर आपको जानना है तो उसमें कुछ आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस क्वेश्चंस के आप आंसर करके आपका इम्यूनिटी स्कोर भी चेक कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। इनकेस आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है या फिर कम आता है तो उसके लिए भी आपको माधोबाग कोंडारी हॉस्पिटल पूरी तरीके से हेल्प करेगा। So, thank you so much, madam. It was a pleasure talking to you. Thank you, sir.